वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 8 का पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पाठ पढ़ने के पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में, पाठ के लेखक कौन है, पाठ का सारांश और पाठ का इंट्रोडक्शन, उसके बाद पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता भी हैं। इन्होंने लेखन का कार्य तो किया ही, साथ ही साथ फिल्मों में अभिनय भी किया। बॉलीवुड में उनका काफी नाम है। उनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट बॉलीवुड के फिल्मों में इस्तेमाल की गई। साल 2006 में इनके द्वारा लिखी गई फिल्म जवानी और दीवानी को प्रदीप तिवारी जी के द्वारा जो लिखा गया था, स्क्रिप्ट पर केंद्रित था। इसके अलावा 2008 में आई फिल्म प्रणाली द ट्रेडिशंस भी प्रदीप तिवारी जी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा बहुत सारी और भी फिल्मों में इन्होंने लिखा है, बहुत सारी फिल्मों में अभिनय भी किया है। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। अब आता है पाठ का इंट्रोडक्शन, यानी पाठ प्रवेश। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के लेखक तिवारी जी हैं। तिवारी जी ने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने के लिए या जो बदलाव हुए उसे बताने के लिए करने की कोशिश की है। आरंभ में मूक फिल्में यानी आवाज रहित फिल्में बनती थी। उनमें किसी तरह की आवाज का प्रयोग नहीं होता था। कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सावाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ। सावाक मतलब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। इसी फिल्म को जिस फिल्म से इसकी शुरुआत हुई, उस फिल्म के बारे में ही बताया जा रहा है। इस अध्याय के नाम से जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में आवाज को शामिल किया गया। प्रदीप तिवारी के निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया है। यह निबंध बिना आवाज के सिनेमा की दुनिया में आवाज के साथ सिनेमा को विकसित करने की कहानी बयान करता है। ऐसी फिल्में जिसमें आवाज भी थी, शिक्षा की दृष्टि से और भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग एक और सुन सकते थे और फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार सकते थे। अब आता है पाठ का सारांश। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। 14 मार्च 1931 का वह दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कारी दिन माना जाता था, क्योंकि इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात सिनेमा जगत में पहली बोलती हुई फिल्म का आगमन हुआ। नया युग की शुरुआत हुई। प्रथम बोलती फिल्म का नाम रखा गया आलम आरा। इसके निर्देशक जो थे वो आदिशर एम ईरानी थे। उनको ये फिल्म बनाने की प्रेरणा उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी, शोबोट। वो फिल्म देखने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि वो फिल्म का निर्माण करेंगे।
और इस फिल्म का आधार पारसी नाटक को बनाया गया। इस नाटक के कई गीत जो का त्यों फिल्म में ले लिए गए, क्योंकि उस समय उनके पास न गीतकार थे, न संगीतकार थे, न संवाद लेखक थे। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण रात को करनी पड़ी। दिन की रोशनी में नहीं हो पा रही थी, इसलिए रात में करनी पड़ी। आलम आरा की शूटिंग रात में करने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई। यहीं से प्रकाश प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जो बाद में फिल्म निर्माण का एक आवश्यक अंग बन गया। आलम आरा में भविष्य में अनेक निर्देशक और तकनीशियनों को जन्म दिया, जिन्होंने सिनेमा जगत में अपना नाम कमाया, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। आदर्शी की कंपनी ने भारतीय सिनेमा को लगभग 100-125 फिल्में बनाई, मूक फिल्में, और लगभग 100 फिल्में उन्होंने सावाक फिल्में बनाई। आदर्शी की कंपनी आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म काम करने वाले प्रत्येक कलाकार का अद्भुत और अनोखा था। हर एक कलाकार का कार्य कुछ अलग था, कुछ अनोखा था। फिल्म की नायिका थी जुबैदा और विट्ठल, जो उस समय के सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कलाकार थे। इस फिल्म में उर्दू और हिंदी का अनूठा संयोजन था। गीत संगीत का अद्भुत संगम था। इस फिल्म के जो कलाकार थे विट्ठल, उनके चयन के विषय में भी कुछ कहानी प्रचलित थी कि उनको उर्दू बोलना नहीं आता था, इसलिए आदर्शिन ने महबूब को काम करने का मौका दिया, लेकिन विट्ठल क्योंकि उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता थे, नाराज हो गए, उन्होंने केस कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका केस लड़ा, मुकदमा जीत गए और भारत के पहली सावाक फिल्म के अभिनेता बने। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी मराठी फिल्में की, स्टंटमैन के रूप में भूमिका निभाई। उस समय उनके साथ आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। आगे चलकर ये अभिनेता भारतीय फिल्म उद्योग के पिलर बने, स्तंभ बने। आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुआ। 8 सप्ताह हाउसफुल चला। इसे देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ती थी कि पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। फिल्म समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी का नाम दे दिया। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे बनाने में कुल 4 महीने का समय लगा। आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेश अत्यधिक विनम्र थे, बहुत साधारण स्वभाव के थे। जब उन्हें आलम आरा के 25 वर्ष पूर्व होने पर भारतीय सावाक फिल्मों का पिता कहा गया, ऐसा उनको पुरस्कार दिया गया, तो उन्होंने उस समय कहा, मुझे इतने बड़ी किताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का कार्य किया है। आलम आरा के प्रदर्शन के बाद गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। शारीरिक और तकनीक सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा के स्थान पर सामान्य जन में प्रचलित भाषाओं के नवीन युग का, एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस युग के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस युग के औरतों की पहली पसंद थी। औरतें उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करती थी और उनके जैसा दिखने की कोशिश करती थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सावाक सिनेमा के जनक आदर्शी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था।
क्योंकि यहीं से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो रहा था। जब सिनेमा में आवाज आई, सिनेमा ने बोलना सीखा, यहीं से एक सिनेमा जगत में नए युग की शुरुआत हुई। ये था आपके कहानी का निबंध का सारांश। अब हम आएंगे पाठ की व्याख्या के ऊपर। पाठ शुरू करने के पहले जब कुछ सिनेमा जगत के बारे में बात करते हैं। पहला सिनेमा, सिनेमा जगत में सबसे पहली फिल्म जो थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। उसके बाद रंगीन बोलती फिल्म आई, आलम आरा। ये पहले फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट कलर बना करती थी। बाद में रंगीन फिल्म आई, सबसे पहली फिल्म बनी कलर फिल्म किशन कन्हैया कर। ये तीनों फिल्मों ने फिल्म जगत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जब सिनेमा ने बोलना सीखा की शुरुआत हुई आलम आरा फिल्म से। आलम आरा फिल्म से सिनेमा ने मतलब फिल्मों में आवाज का प्रवेश हुआ। जब ये फिल्म लेखक यहाँ पर देश में पहली बोलती फिल्म, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जब 14 मार्च 1931 को ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन भारतीय सिनेमा में बोलती हुई फिल्म का प्रवेश हुआ। और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उस समय का जो दौर था वो मूक फिल्मों का था। तो इस फिल्म के प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए पोस्टर बनाए गए, जिन पोस्टरों पर लिखा था वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। तो इस माध्यम से यह प्रचार इसलिए किया गया ताकि लोग आकर्षित हों और फिल्म को देखने के लिए आए। इन पंक्तियों का अर्थ था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वो सब जीवित नजर आ रहे हैं, उनको बोलते बातें करते देख सकते हो। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित किया गया। यह आलमारा का सबसे पहला पोस्टर था। पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे आदर्शी एम ईरानी। आदर्शी ने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म शोबोट देखी, उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। फारसी रंगमंच को एक लोकप्रिय नाटक के आधार पर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। नाटक में गाने ज्यों का त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आदर्शी ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं है, गीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आदर्शी ने फिल्म गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलमारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, दे देने की ताकत है। तो इस तरह से फिल्म का प्रचार प्रसार तो कर दिया गया। अब फिल्म बनी कैसे, बनाया किसने? बनाने वाले फिल्मकार थे आदर्शी एम ईरानी, और उन्हें ये बनाने की प्रेरणा, उन्होंने एक फिल्म देखी थी हॉलीवुड की और शोबोट, उससे प्रेरणा ली, उससे मन में उनके इच्छा जगी कि फिल्म बनाई जाए। तो उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया। और उस समय रंगमंच बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें पारसी रंगमंच तो बहुत ही प्रसिद्ध था। तो पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया, फिल्म की पटकथा बनाई, यानी कथा लिखी, कहानी लिखी।
नाटक में गाने जो थे वो ज्यों का त्यों डाल दिए गए, क्योंकि इनके पास ना कोई गीतकार था, ना संगीतकार था, ना संवाद लेखन, क्योंकि तब तक बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्रीज में इनकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुख्य फिल्में बनती थी। ना गीत की जरूरत थी, ना संगीत की, ना संवाद लेखक की। आदर्शिन ने जब देखा, और इसीलिए गाने वैसे के वैसे ही इसमें लिख करके रख दिए गए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। उन्होंने, क्योंकि संगीतकार तो था नहीं कोई, तो धुन कौन बनाए, तो धुन भी इन्होंने खुद चुनी, और केवल 3 इन्होंने संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया। और जब पिक्चर में किसी भी संगीतकार और गीतकार का स्वतंत्र रूप से नाम नहीं लिया गया। जब पिक्चर बनती है तो सब बहुत सारे लोगों के, जब रिलीज होती है तो पर्दे पे बहुत सारे लोगों के नाम दिए जाते हैं, किसने किसने क्या कार्य किया। लेकिन गीत और संगीत तो जो कहते हो कॉपी किया था, कोई गीतकार संगीतकार तो था ही नहीं, सब इन्होंने खुद किया था, इसलिए किसी का नाम नहीं दिया गया। पहले पार्श्व गायक बने डब्ल्यू.एम. खान, यानी पहले जो गाना गाने वाले बने पर्दे के पीछे, पार्श्व गायक मतलब पर्दे के पीछे गाने वाले थे, वो डब्ल्यू.एम. खान। उन्होंने पहला गाना गाया, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, दे दे खुदा के नाम पर। इस प्रकार का गाना उनके सबसे पहला गाना बना, जो आलम आरा के फिल्म में रिकॉर्ड किया गया। आलम आरा का जो संगीत था वो डिस्क फॉर्म में नहीं था, क्योंकि उस समय संगीत आया ही नहीं था, तो ये सारी चीजें उनके पास थी ही नहीं, डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो प्रॉब्लम ये होने लगी कि पहले तो मूक फिल्में बनती थी, साउंड की जरूरत ही नहीं थी। अब दिन में शूटिंग करनी पड़ती थी तो आवाज बहुत आती थी, जिसके कारण शूटिंग रात को करनी पड़ी। यहीं से आर्टिफिशियल लाइट, यानी कृत्रिम लाइट, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो आगे जाकर फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत कारगर साबित हुई। यह सावाक फिल्म थी कि इसीलिए यह रात का समय चुना गया, क्योंकि मूक फिल्म होती तो आवाज की जरूरत नहीं थी, वहीं से हो जाता। लेकिन बोलती हुई फिल्म थी, इसलिए आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था करनी पड़ी, कृत्रिम व्यवस्था करनी पड़ी, और यहीं से इसकी कृत्रिम प्रकाश प्रणाली की शुरुआत हुई। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आदर्शी की कंपनी ने, आलम आरा ने भविष्य को कई स्टार तकनीशियन तो दिए, साथ ही साथ वह फिल्म थी जिससे एक इतिहास रचा, एक नए निर्माण की शुरुआत हुई। आदर्शी की कंपनी ने ही भारतीय सिनेमा को 150 से अधिक मूक और लगभग 100 फिल्में दी। इसे सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू की मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका थी जुबैदा, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। लेखक बताते हैं कि आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी आकर्षक थी। जिस तरह लोग अरेबियन नाइट्स के आधार पर होने वाले कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते थे, उस समय ये इसका दौर बहुत मशहूर था, अरेबियन नाइट्स जो था उनके कार्यक्रम। तो जिस तरह से लोग उस पर आकर्षित होते थे, उसी तरह जब आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका आकर्षण भी अरेबियन नाइट्स की तरह ही था। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलजोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को लोगों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि लोग जब आवाज का इस्तेमाल हुआ फिल्मों में तो भाषाएं भी तो आई। भाषाओं में हिंदी उर्दू मिक्स भाषा जब प्रयोग की गई तो लोगों को सुनने और देखने में और मजा आने लगा, और आकर्षण उनके अंदर देखने के लिए होने लगा।
इस फिल्म में आम बोलचाल की भाषा द्वारा हमारे भारत की संस्कृति और गीतों को सुंदर तरीके से संगीत दिया गया। नृत्य के अभिनय के अनोखे संयोजन भी देखने को मिले। फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल, जो उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्री थे और सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले थे। उनके चयन को लेकर के एक किस्सा काफी प्रचलित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, बतौर नायक चयन किया गया। मगर उर्दू ना बोल पाने के कारण उन्हें फिल्म के नायक की भूमिका से हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बेहतरीन कलाकार रहे हैं। विट्ठल नाराज हो गए, अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, दो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। लेखक यह कहता है कि जब विट्ठल की जगह महबूब को नायक बना दिया गया, विट्ठल नाराज हो गए, क्योंकि उस जमाने के उस समय जब ये फिल्म बनी, विट्ठल बहुत चर्चित अभिनेता थे, प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले। अगर उनको किसी फिल्म में हटा दिया गया तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई, आत्मसम्मान की बात आ गई, और वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया, और उस उनका मुकदमा लड़ा उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि बहुत मशहूर वकील थे। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आला मारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। लेखक कहते हैं कि विट्ठल के काम में लोगों को बहुत पसंद किया। आगे आने, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छे अभिनेता थे, उनका जो कार्य था लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। आगे आने वाली बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया, मराठी रंगमंच में भी योगदान दिया, हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक नायक रहे और स्टंटमैन अर्थात कर्तव्य दिखाने वाले नायक के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा विट्ठल और जुबैदा के अलावा आलामारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे बेहतरीन कलाकार भी थे, जिसमें पृथ्वीराज कपूर का नाम तो सभी जानते हैं। कपूर परिवार, कपूर खानदान फिल्म इंडस्ट्रीज में मशहूर है। और सोहराब मोदी भी काफी चर्चित कलाकार थे, बहुत सारी पिक्चरें इनकी आई हैं। याकूब और जगदीश सेठी भी ये कॉमेडी का रोल ज्यादा किया करते थे। ये लोग भी बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। पुरानी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आगे चलकर फिल्म उद्योग के ये जो महान लोग थे जिन्होंने आला मारा में कार्य किया था, ये फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, प्रमुख पिलर बने। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी हम उनके बेहतरीन योगदान को याद करते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हो, उदाहरण के रूप में पृथ्वीराज कपूर, जो शुरुआत की, उनका कपूर खानदान आज भी फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना योगदान दे रहा है। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों को यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी, 4 महीनों तक कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। लेखक लेखक ये कहता है कि यह फिल्म जब बनी 14 मार्च 1931 को बनने के बाद ये मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और इतनी लोगों में पसंद की गई कि पूरे सिनेमा हॉल में बैठने की जगह ही नहीं होती थी। भीड़ इतनी होती थी कि पुलिस भी नियंत्रण करने में मुश्किल आने लगी, पुलिस को भी। इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ जम जाया करती थी।
लेकिन समीक्षकों ने, फिल्म समीक्षक थे, उन लोगों ने इसे भड़कीली फैंटेसी करार दे दिया, क्योंकि फिल्म की जो क्योंकि फिल्म में पहली बार भड़कीली भाषा और पोशाक का इस्तेमाल किया गया था। मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। उनके लिए ये एक नए तरीके की फिल्म थी, क्योंकि अभी तक तो वो बिना आवाज की फिल्में देखते आ रहे थे। पहली बार उन्होंने ऐसी फिल्म देखी जिसमें आवाज थी, डायलॉग थे, संवाद था, नृत्य था, गीत था, संगीत था। इसलिए उनको जरा ज्यादा आकर्षक लग रही थी, और एक ये नया परिवर्तन था जो लोगों को पसंद आने लगा। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसकी रील 10,000 फुट लंबी थी। इस फिल्म को बनाने में 4 महीने का कठिन परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर यह फिल्म तैयार हुई। सवाक फिल्मों की पौराणिक कथाओं को पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सावाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। लेखक कहते हैं कि जब बोलती फिल्में बनने लगी तो पुराने समय की जो कहानियां थी, जैसे पौराणिक मतलब प्राचीन कहानियां, रामायण, महाभारत, या महान व्यक्तियों की, हरीशचंद्र की, या जो महान पुरुष हुए हैं उन लोगों की, इनकी कहानियों पर फिल्में बनाई गई। पारसी धर्म के लोग जो स्टेज पर नाचते खेलते, उनकी कहानियों पर आधारित फिल्में बनी, यानी पारसी रंगमंच पर। अरब देश में जो नायक नायिकाएं थी, प्रेमी और प्रेमिकाओं की मशहूर कहानियां थी, उनको भी फिल्म का विषय चुना गया। इसके अलावा जो समाज में मुद्दे हो रहे थे, समाज में जो घटनाएं आसपास हो रही थी, सामाजिक विषय जो थे, उनको भी चुना गया, उस पे भी फिल्में बनी। समाज सुधार के मुद्दे को लेकर के, या समाज में जो घटनाएं हुई थी उस पर आधारित था, इस तरह के विषयों को भी चुना गया, उन पर भी फिल्में बनाई गई। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, जिसको बहुत तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का राज्य था। और ये फिल्म खुदा की शान थोड़ी बहुत गांधी जी के किरदार से मिलती जुलती थी, इसलिए अंग्रेजों की नजर उस पर पड़ी और उसकी तीखी नजरों का, आलोचनाओं का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि मुख्य पात्र गांधी जी जैसा था। ब्रिटिश सरकार को आभास हो रहा था कि कहीं इस फिल्म में उनके खिलाफ तो कोई संदेश नहीं दिया जा रहा, इसलिए इस फिल्म के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार अपनी नजर बनाए हुए थी। यानी फिल्म निर्माण का कार्य इतना आसान नहीं था उस दौर में, क्योंकि एक तो अंग्रेजों का शासन था, और जो विषय चुने जाते थे वो अंग्रेजों के लिए असहनीय थे। उनको ये डर लगा रहता था, ऐसा तो नहीं कि इन विषयों के माध्यम से ये आम जनता को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। सावाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आदिर्शिर इतने विनम्र थे, उनका स्वभाव इतना आदर्शी का साफ सुथरा और एकदम शांत प्रवृत्ति के थे, कि जब आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हुए और उनको एक उपाधि दी गई, सम्मानित किया गया भारतीय सावाक फिल्मों का पिता कह के, तो उन्होंने उस मौके पर बोला, मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने हिस्से का कार्य किया है देश के लिए, मैंने तो अपने हिस्से का कार्य किया है। तो ये जो वाक्य हैं वो ये दर्शाते हैं कि काम इतना महत्वपूर्ण काम योगदान देने के बावजूद उनका स्वभाव जो था वो बहुत विनम्र था। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने वाले पढ़े लिखे अभिनेत्रियों की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। लेखक कहते हैं कि जब पहली बार सिनेमा में आवाज को स्थान दिया गया, तो अब
मूक फिल्मों में तो संवाद बोलने की जरूरत थी नहीं, लेकिन अब बोलना है, आवाज है, तो संवाद बोलने वालों की भी जरूरत पड़ी और लिखने वालों की भी। तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी था। सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेताओं की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि अब केवल अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, संवाद लिखने भी थे और बोले जाने भी थे। अभिनेता अभिनेत्रियों को संवाद पढ़कर या याद करके बोलना भी था। इसीलिए कहा गया है, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी। पहले जब मूक फिल्में बनती थी तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं थी, केवल शारीरिक बनावट हो, उछल कूद हो, तो उससे काम चल जाता था। कि पहलवान जैसा शरीर हो, स्टंट करना हो आता हो अच्छे से, तो अभिनय ऐसे अभिनेताओं से काम चला लेते थे। लेकिन जब आवाज आई, संवाद बोलना था, तो जब तभी बोल पाएगा ना जब पढ़ा लिखा होगा, और तभी लिख पाएगा संवाद जब वो पढ़ा लिखा होगा। तो शिक्षा का महत्व बढ़ा उस दौर में। आलमारा के बाद आरंभिक सावाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। एक बदलाव और मिला कि जो सावाक फिल्मों में संवाद, गीत और संगीत को महत्व दिया जाने लगा। आलमारा के कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, अर्थात वो अभिनेता जो गीत भी गा सकते थे और सिनेमा के पर्दे पर नजर अभिनय भी कर सकते थे। बहुत सारे हुए। उस समय के मशहूर थे किशोर कुमार, बहुत सारी फिल्मों में अभिनय भी किया और गाना भी गाया। फिर एक नायिका थी सुरैया करके, उन्होंने भी गाना भी गाया और अभिनय भी किया, क्योंकि दोनों ही कार्य कर सकते थे। बहुत सारे अभिनेता ऐसे थे जो गायक गीत भी गा सकते थे, अभिनय भी कर सकते थे। ऐसा उस समय के दौर में शुरुआत हुई। सिनेमा में देह और तकनीक भाषा की जगह जनप्रतिनिधि बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा देसी ज्यादा हुआ। सिनेमा देसी ज्यादा हुआ एक तरह की नई आजादी थी, जिसे आगे चलकर दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों के बेहतर होकर उभरने लगा। भारत में हिंदी और उर्दू की तालमेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग बढ़ा। सिनेमा के शरीर और तकनीक की भाषा की जगह लोगों की जन प्रचलित भाषा, जो लोगों में आम भाषा प्रचलित थी, उनका आम बोलचाल की भाषाओं का प्रवेश हुआ, क्योंकि यह लोगों को अधिक पसंद आती थी। लोग इससे फिल्म के साथ जुड़ाव महसूस करते थे। नेचुरली है कि अगर हमारी जो मदर टंग है या हमारी आम बोलचाल की साधारण भाषा है, उसमें अगर हम कुछ चीज देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमें ज्यादा आनंद आता है। तो उस समय वही हुआ, जब जन प्रचलित भाषाओं का प्रयोग हुआ तो लोगों को, पब्लिक को ज्यादा आनंद आने लगा। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी, आगे चलकर दैनिक और सार्वजनिक जीवन के प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। लेखक कहते हैं कि सिनेमा में जब से आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने लगा, तब से सिनेमा ज्यादा आम जगत से जुड़ गया, मतलब साधारण लोगों से जुड़ गया, जो आगे चलकर आम लोगों के जीवन की परछाई फिल्मों में दिखाई देने लगी। और ये एक तरह की नई आजादी थी कि आम जनता का जो रहन सहन, जो उनका जीवन जीने का ढंग था, वो फिल्मों में दिखाई देने लगा। लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि उनकी कहानी प्रदर्शित हो रही है, वह अपने जीवन से जुड़ी कहानी देख रहे हैं। ऐसा इसलिए लगने लगा उनको क्योंकि जो भाषाएं चुनी गई, जो विषय चुना गया, जो कैरेक्टर थे, जिस लैंग्वेज का, जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जो कहानी बनी, वो उनके आम जनजीवन से प्रभावित थी। इसीलिए लोगों को ज्यादा आनंद आने लगा और लोग ये सोचने लगे कि हम, ये कहानी हमारे जीवन के आधारित है, हमसे मिलती जुलती है, हमारे जीवन से मिलती जुलती है। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर के औरतों में लोकप्रिय थी।
लेखक कहते हैं कि उस समय में जो भी अभिनेता और अभिनेत्री फिल्म में अभिनय कर रहे थे, वे जैसा पहन, आज भी है कि आज भी जो फैशन है वो फिल्मों से ही प्रभावित है। तो उस समय में भी यही था कि जो अभिनेता और अभिनेत्री थे, वो जैसा पहनावा पहनते थे, जैसी बोलचाल की भाषा यूज करते थे, जैसा स्टाइल दिखाते थे, हेयर स्टाइल करते थे, उन सब का असर आम जनता पे पड़ता था। एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि माधुरी नाम की एक फिल्म में नायिका थी सुलोचना। उनका हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय था। सभी औरतें वैसा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करती थी। इसमें एक उदाहरण और जोड़ सकते हो कि उस जमाने में एक साधना करके हीरोइन होती थी, तो उनका जो हेयर कट का स्टाइल था, वो साधना कट के नाम से मशहूर हुआ था। तो लोग वैसा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करते थे। आज भी है कि आज भी हम फिल्म जो भी फैशन चलता है, वो फिल्मों पर ही आधारित है। फिल्मों के अपने आप के जो मशहूर हीरो हीरोइन होंगे, आपका जो आप जिसको पसंद करते हैं, आप उसके अनुसार अपने फैशन को ढालने की कोशिश करते हो। और जो फैशन इंडस्ट्रीज में आता है, जो भी फैशन, वो फिल्मों पर ही, हीरो हीरोइन पर ही आधारित होता है। औरतें अपनी केस सज्जा उसी की तरह करती थी। लेखक कहते हैं कि औरतें अपने बालों को उसी की तरह बनाती थी जैसा कि माधुरी बनाती थी, माधुरी फिल्म की अभिनेत्री बनाती थी। आदर्शी ईरानी ने फिल्मों में भारतीय कलाकारों को ही नहीं, ईरानी अथवा दूसरे देश के कलाकारों को भी अभिनय करने का मौका दिया। आला मारा ही एक ऐसी फिल्म थी जो सिर्फ भारत में ही नहीं सराही गई, उसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं हुई, बल्कि दूसरे देशों में भी उतना ही पसंद किया गया, जैसे श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के हैं। उनको भी आदर्शी की लोकप्रियता को मानना पड़ा। लेखक कहते हैं कि जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई, तब प्रथम फिल्म बनाने वाले फाल्के को फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, जिनसे फिल्म का आरंभ हुआ। जब सावाक फिल्में बनने लगी और उनका जनक यानी उनके पिता आदर्शी ईरानी की जो उपलब्धि दी गई थी, उनकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी कि पहली बोलती फिल्म आई आला मारा, जो इतनी प्रसिद्ध हुई और इतने क्या क्या उसने फिल्म इंडस्ट्रीज को दिया, गीतकार दिया, संगीत दिया, संवाद लेखक दिया, कृत्रिम प्रणाली दी, रोशनी प्रणाली, आर्टिफिशियल लाइट्स की व्यवस्था वाली जो सुविधाएं थी वो यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई। तो ये जो उपलब्धियां थी, उनको मानना पड़ा दादा साहब फाल्के को, क्योंकि वह सिनेमा, वहां से सिनेमा के एक नए युग का शुरुआत हुआ। अब सावाक फिल्में बनने लगी, यानी बोलती हुई फिल्में बनने लगी। यह एक बड़ा परिवर्तन था जो हिंदी सिनेमा जगत में देखने को मिला। यानी आलम आरा फिल्म एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज के इतिहास में, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। यहीं से कई चीजों का आविष्कार हुआ जो आगे चलकर आज भी फिल्म इंडस्ट्रीज में प्रसिद्ध है। आगे चलकर भारतीय फिल्म के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया। वैसे तो फिल्म के जनक थे, बनाने योग सबसे पहली फिल्म बनाने वाले थे दादा साहब फाल्के, लेकिन वो मूक फिल्में बनाने वाले थे। फिर यहाँ से शुरुआत हुई, आदर्शिन ने दिया, आवाज वाली फिल्में बनाई। उन्होंने सावाक फिल्मों का पिता कहा जाने लगा। यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई। इसलिए आलम आरा फिल्म का महत्व भारतीय सिनेमा के इतिहास में काफी समय तक चर्चित रहा है और रहेगा। धन्यवाद।